रूढ़िवादी मानसिकता। विवाह की 10वीं वर्षगांठ के निमंत्रण पत्र छपकर अभी आए थे। कविता बड़े चाव से उन्हें उलट-पलट कर देख रही थी। साथ ही सोच रही थी कि जल्दी से एक सूची तैयार कर ले और नाम, पते लिखकर इन्हें डाक में भेज दे। ज्यादा दिन तो बचे नहीं थे। कुछ निमंत्रण पत्र स्वयं बांटने जाना होगा, कुछ गौरव अकेले ही देने जाएंगे। हाँ, कुछ कार्ड ऐसे भी होंगे जिन्हें लेकर वह अकेले जाएगी। सोचते सोचते कविता को उन पंडित जी की याद आई जिन्होंने उसके विवाह के समय उसके मांगलिक होने के कारण इस विवाह के असफल होने की आशंका प्रकट की थी। पंडित जी के संदेह के कारण दोनों परिवारों में उलझनें पैदा हो गई थीं। ताईजी ने तो अपने इन पंडित जी की बातों से प्रभावित होकर कई पूजा पाठ करवा डाले थे। एक एक करके कविता को अपने विवाह से संबंधित सभी छोटी बड़ी घटनाएं याद आने लगीं। कितना तनाव सहा था उसके परिवार वालों ने विवाह के 1 माह पूर्व। उस समय यदि गौरव ने आधुनिक एवं तर्कसंगत विचारों से अपने परिवार वालों को समझाया बुझाया न होता तो हो चुका था यह विवाह। कविता को जब गौरव, उसके माता पिता एवं ताईजी देखने आए थे तो सभी को दोनों की जोड़ी ऐसी जंची कि पहली बार में ही हाँ हो गई। गौरव के पिता नंदकिशोर का अपना व्यवसाय था, अच्छा खासा पैसा था। परिवार में गौरव के माता पिता, एक बहन और एक ताईजी थीं। कुछ वर्ष पूर्व ताऊजी की मृत्यु हो गई थी। ताईजी बिल्कुल अकेली हो गई थी, उनकी अपनी कोई संतान न थी। गौरव और उसकी बहन गरिमा ही उनका सर्वस्व थे। गौरव तो वैसे ही उनकी आंख का तारा था। बच्चे ताईजी को बड़ी माँ कहकर पुकारते और उन्हें सचमुच में ही बड़ी माँ का सम्मान भी देते। गौरव के माता पिता भी ताईजी को ही घर का मुखिया मानते थे। घर में छोटे बड़े सभी निर्णय उनकी सम्मति से ही लिए जाते थे। जैसा कि प्रायः होता है, लड़की पसंद आने के कुछ दिन पश्चात छोटी मोटी रस्म करके रिश्ता पक्का कर दिया गया। इस बीच गौरव और कविता कभी कभार एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के माता पिता को इसमें कोई आपत्ति भी न थी। वे स्वयं भी पढ़े लिखे थे और स्वतंत्र विचारों के थे। बच्चों को ऊंची शिक्षा देने के साथ साथ अपना पूर्ण विश्वास भी उन्होंने बच्चों को दिया था। अतः गौरव का आना जाना बड़े सहज रूप में स्वीकार कर लिया गया था। पंडित जी से शगुन और विवाह का मुहूर्त निकलवाने ताईजी ही गई थीं। पंडित जी ने कन्या और वर दोनों की जन्मपत्री की मांग की थी। दूसरे दिन कविता के घर यह संदेशा भिजवाया गया कि कन्या की जन्मपत्री भिजवाई जाए ताकि वर की जन्मपत्री से मिलाकर उसके अनुसार ही विवाह का मुहूर्त निकाला जाए। कविता के माता पिता को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी, उन्होंने वैसा ही किया। 3 दिन पश्चात ताईजी स्वयं कविता के घर आईं। अपने भावी समधी से वे अनुरोध भरे स्वर में बोली, कविता के पक्ष में मंगल ग्रह भारी है। इसके लिए हमारे पंडित जी का कहना है कि आपके घर में कविता द्वारा 3 दिन पूजा करवा ली जाए तो इस ग्रह का प्रकोप कम हो सकता है। आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें ये करवा ही लेना चाहिए। कविता के माता पिता ने इस बात को अधिक तूल न देते हुए अपनी सहमति दे दी और 3 दिन के अनुष्ठान की सारी जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। 2 दिन आराम से गुजर गए और कविता ने भी पूरी निष्ठा से इस अनुष्ठान में भाग लिया। तीसरे दिन प्रातः ही फोन की घंटी बजी और लगा कि कविता के पिता फोन पर बात करते करते थोड़े झुंझला से रहे हैं। फोन रखकर उन्होंने बताया, ताईजी के कोई स्वामी जी पधारे हैं। ताईजी ने उनको कविता और गौरव की जन्म कुंडली आदि दिखाकर उनकी राय पूछी थी। स्वामी जी ने कहा है कि इस ग्रह को शांत करने के लिए 3 दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह तक पूजा करनी चाहिए और उसके उपरांत कन्या के हाथ से बड़ी मात्रा में 7 प्रकार के अन्य वस्तुएं एवं नकद राशि का दान करवाना चाहिए। ताईजी ने हमें ऐसा ही करने का आदेश दिया है। ये सब सुनकर कविता को अच्छा नहीं लगा। एक तो घर में वैसे ही विवाह के कारण काम बढ़ा हुआ था, जिस पर दिन रात पंडितों के पूजा पाठ, उनके खाने पीने का प्रबंध और उनकी देखभाल। वह बेहद परेशान हो उठी। कविता जानती थी कि दान दक्षिणा की जो सूची बताई गई है उसमें भी पिताजी का काफी खर्च होगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने ही जैसे तैसे पति और बेटी को समझा बुझाकर धीरज न खोने के लिए राजी किया। उनकी व्यवहारिक बुद्धि यही कहती थी कि लड़की वालों को थोड़ा बहुत झुकना ही पड़ता है।
इस बीच गौरव भी अपनी और अपने माता पिता की ओर से कविता के घर वालों से उन्हें परेशान करने के लिए क्षमा मांगने आया। वह जानता था कि यह सब ढकोसला है, लेकिन ताइजी की भावनाओं और उनकी ममता की कद्र करते हुए वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह भी इसमें सहयोग देने के लिए राजी हो गया था, वरना वह और उसके माता पिता किसी भी कारण से कविता के परिवार वालों को अनुचित कष्ट नहीं देना चाहते थे। लेकिन अभी एक और प्रहार बाकी था। किसी ने ये भी बता दिया था कि इस अनुष्ठान के पश्चात कन्या का एक झूठ-मूठ का विवाह बकरे या भेड़ से करवाना जरूरी है, क्योंकि मंगल की जो कुदृष्टि पूजा के बाद भी बच जाएगी वो उसी पर पड़ेगी। उसके पश्चात कविता और गौरव का विवाह बड़ी धूमधाम से होगा और उनका वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से निष्कंटक हो जाएगा। ताइजी यह संदेश लेकर स्वयं आई थीं। उस समय कविता घर पर नहीं थी। जब वह आई और उसने ये बेहुदा प्रस्ताव सुना तो बौखला उठी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। पहली बार उसने गौरव को अपनी ओर से इसमें सम्मिलित करने का सोचा। उसने गौरव से मिलकर उसे सारी बात बताई। गौरव की भी वही प्रतिक्रिया हुई जिसकी कविता को आशा थी। वह सीधा घर गया और अपने परिवार वालों को अपना निर्णय सुना डाला। यदि आप इन सब ढकोसलों को और बढ़ावा देंगे या मानेंगे तो मैं कविता तो क्या, किसी भी अन्य लड़की से विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, नहीं तो मैं पूजा करने की बात पर ही आपको रोक देता। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। आप लोगों को मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब आगे आपकी इच्छा। ताइजी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें तो यही चिंता खाई जा रही थी कि कविता के मांगलिक होने से गौरव का अनिष्ट न हो, लेकिन गौरव उनकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसका कहना था, ये झूठ-मूठ का विवाह कर लेने से कविता का क्या बिगड़ जाएगा। उधर कविता को भी गौरव ने यही पट्टी पढ़ाई थी कि तुम पर कैसा भी दबाव डाला जाए, तुम टस से मस न होना, भले ही कितनी मिन्नतें करें, जबरदस्ती करें, किसी भी दशा में तुम अपना फैसला न बदलना। भला कहीं मनुष्यों के विवाह जानवरों से भी होते हैं, भले ही यह झूठ-मूठ का ही क्यों न हो। कविता तो वैसे ही ताइजी के इस प्रस्ताव को सुनकर आपे से बाहर हो रही थी। उस पर गौरव ने उसकी बात को सम्मान देकर उसकी हिम्मत को बढ़ाया था। साथ ही गौरव ने ये भी बता दिया था कि उसके माता पिता को कविता बहुत पसंद है और वे इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करते। इसलिए ताइजी को समझाने में उसके माता पिता भी सहायता करेंगे। वैसे ताइजी को ये स्वीकार ही नहीं होगा कि गौरव जीवन भर अविवाहित रहे। वे तो न जाने कितने वर्षों से उसके विवाह के सपने देख रही थीं और उसकी बहू के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे जेवर सहेज कर रखे हुए थे। लेकिन पुरानी रूढ़ियों में जकड़ी अशिक्षित ताइजी एक अनजान भय से ग्रस्त इन पाखंडों और लालची पंडितों की बातों में आ गई थीं। गौरव ने कविता को बता दिया था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और अगर फिर भी ताइजी ने स्वीकृति न दी तो दोनों के माता पिता की स्वीकृति तो है ही, वे चुपचाप शादी कर लेंगे। कविता को गौरव की बातों ने बहुत बड़ा सहारा दिया था, पर क्या ताइजी ऐसे ही मान गई थीं? घर छोड़ जाने और आजीवन विवाह न करने की गौरव द्वारा दी गई धमकियों ने अपना रंग दिखाया और 4 महीने का समय नष्ट करके अंत में कविता और गौरव का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। कविता एक भरपूर गृहस्थी के हर सुख से संपन्न थी। धन संपत्ति, अच्छा पति, बढ़िया स्कूलों में पढ़ते लाडले बच्चे और अपने सास ससुर की वह दुलारी बहू थी। बस उसके वैवाहिक जीवन का एक खलनायक था मंगल ग्रह, जिस पर गौरव की सहायता एवं प्रोत्साहन से कविता ने विजय पाई थी। कभी भी परिवार के सभी सदस्य मंगल ग्रह की पूजा और नकली विवाह की बातें याद करते हैं तो ताइजी सबसे अधिक दिल खोलकर हंसती। काफी देर से अकेली बैठी कविता इन्हीं मधुर स्मृतियों में खोई हुई थी। फोन की घंटी ने उसे चौंका कर इन स्मृतियों से बाहर निकाला। फोन पर बात करने के बाद उसने अपना कार्यक्रम निश्चित किया और यही तय किया कि अपने सफल विवाह की 10वीं वर्षगांठ का सबसे पहला निमंत्रण पत्र वह आज ही पंडित जी को देने स्वयं जाएगी। ऐसा निर्णय लेते ही उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान उभर आई। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाप्त।